नमस्कार, मैं निकिता शुक्ला और आप देख रहे हैं मेरे साथ द साक्ष्य। आज हम बात करेंगे सोनम वांगचुक के बारे में। जी हाँ, सोनम वांगचुक इसलिए क्योंकि उनको लेकर के विवाद आए दिन बढ़ता ही जा रहा है। कुछ लोग का मानना है कि सोनम वांगचुक के साथ अन्याय हो रहा है और उनकी जो भी डिमांड्स है वो सही है। वहीं दूसरी तरफ हमारी एक ऑडियंस है जिनका ये मानना है कि सोनम वांगचुक को जेल भेजना जरूरी था और ये देश के साथ न्याय है। तो चलिए जानते हैं कि आखिरकार क्या सच है, क्या झूठ है और आखिरकार ये पूरा माजरा है क्या। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम आपको बता दें कि सोनम वांगचुक है कौन। सोनम वांगचुक की एंट्री होती है एक मूवी से जिसका नाम है 3 इडियट्स। ये सिलसिला शुरू होता है साल 2005 से 9 के बीच ये चलता रहता है और इसी दौरान एक मूवी रिलीज होती है 3 इडियट्स नाम की, जिसमें कैरेक्टर है फुंगसुक वांगडू जो कि सोनम वांगचुक से इंस्पायर्ड होता है। अब उसके बाद धीरे धीरे लोग को ये मूवी बहुत पसंद आती है। लोग फुंगसुक वांगडू नाम के कैरेक्टर से लोग इंस्पायर होते हैं और बेसिकली जो ये कैरेक्टर है वो क्लाइमेट एक्टिविस्ट है, मैकेनिकल इंजीनियरिंग का पढ़ाई करता है ये स्टूडेंट एंड बेसिकली लोग इसको बहुत प्यार देते हैं। अचानक से सोनम वांगचुक की एंट्री होती है और सोनम वांगचुक की जो एंट्री है वो फुंगसुक वांगडू से इंस्पायर्ड होती है। अब क्योंकि जब मूवी का एक किरदार असल जिंदगी में हमारे सामने आ जाता है जिसका नाम है सोनम वांगचुक, तो लोग उसको हीरो मानने लग जाते हैं और इसी के साथ फिर शुरू होती है सोनम वांगचुक की रियल लाइफ स्टोरी। अब इसके बाद सोनम वांगचुक कांग्रेस ज्वाइन कर लेता है और कांग्रेस ज्वाइन करने के साथ ही वो मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन में काम करता है। अब मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन में लंबे समय तक वो कांग्रेस के साथ मिलकर के कुछ पॉलिसीज और एक एनजीओ है जो कि डेनमार्क बेस्ड होता है उनके लिए भी वो काम करता है और सोनम वांगचुक भारत को ये सजेस्ट करता है मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन में रह करके कि भारत को डेनमार्क की पॉलिसी से इंस्पायर होकर के, डेनमार्क की एजुकेशन पॉलिसी से इंस्पायर होके और उसके बेसिस पे भारत में एजुकेशन पॉलिसी बनानी चाहिए। सीरियसली, क्या अब हमें हमारे यहाँ के एजुकेशन को सुधारने के लिए अब क्या हमें डेनमार्क से सीख लेनी पड़ेगी? खैर, ये सजेशन था सोनम वांगचुक का। इसी के साथ सोनम वांगचुक कुछ समय तक सरकार में रह करके काम करते हैं और उसके बाद धीरे धीरे साल 2015 के आसपास उनको ये लगता है कि अब उनको लोगों के बारे में सोचना चाहिए। अब वो एक एनजीओ क्लाइमेट एक्टिविस्ट इंजीनियर होने के साथ साथ अब वो लद्दाख के लोगों के बारे में सोचना शुरू करते हैं। इसी के साथ बीजेपी उस टाइम सेंट्रल गवर्नमेंट में होती है। बीजेपी एक प्रस्ताव लेकर आती है यूनियन टेरिटरी का कि हम लद्दाख को यूनियन टेरिटरी का दर्जा देंगे। उस दौरान सोनम वांगचुक बहुत खुश होता है कि हाँ हाँ जरूर, ये तो मिलना ही चाहिए, इसका ये तो जरूरी है हमारे लिए। और फिर बीजेपी लद्दाख को यूनियन टेरिटरी का दर्जा देती है और सोनम वांगचुक उस टाइम बहुत सपोर्ट में होते हैं, उन्हें ये फैसला बहुत अच्छा लगता है। लेकिन फिर कुछ समय बाद जब साल 2020 के आसपास शायद उसी दौरान सोनम वांगचुक का सिलसिला शुरू होता है, वो लोगों के बीच में जाना शुरू करते हैं। उन्हें लगता है कि अब उन्हें लोगों से कनेक्ट बनाना चाहिए, उनके बीच में जाना चाहिए, उनके साथ रहना चाहिए और अब उन्हें लद्दाख के बारे में सोचना चाहिए। और फिर सोनम वांगचुक ऐसे कई सारे रील्स, वीडियोस या ऐसे स्पीच देते हैं जिससे आप खुद अंदाजा लगा सकते हैं कि आखिरकार सोनम वांगचुक की विचारधारा क्या है या फिर वो क्या करना चाहते हैं। उनके कई सारे एंटी नेशनल बयान, कई सारे भड़काऊ भाषण वो अपने रील के जरिए या स्पीच के जरिए वो देते रहते हैं, जो कि आपको देखना जरूर चाहिए जिससे कि आपको भी पता लगे कि एक्चुअली सोनम वांगचुक कर क्या रहे हैं। तो अब हम बात करते हैं कि सोनम वांगचुक की मांगे क्या है। सोनम वांगचुक की पहली मांग है स्टेटहुड और दूसरी मांग है शेड्यूल 6। तो स्टेटहुड, अगर हम विशेष राज्य के दर्जा देने की बात करें तो हमारे देश में इतने बड़े बड़े स्टेट्स है जहाँ की पॉपुलेशन 7 लाख 10 लाख की पॉपुलेशन है। अगर हम बात करें यूपी, बिहार, महाराष्ट्र, इन जैसे स्टेट्स की, तो अगर सारे ही राज्य स्टेटहुड का दर्जा मांगने लग जाएंगे तो फिर हम अपने देश को और कितने टुकड़ों में बांटेंगे। और वहीं दूसरी बात मैं आपको बता दूं कि लद्दाख की जो पॉपुलेशन है वो 2 से 3 लाख है, ज्यादा से ज्यादा, उससे ज्यादा वहां पॉपुलेशन ही नहीं है। उनके पास एक लोकसभा सीट भी है। अब उन्हें स्टेटहुड की जरूरत ही क्या है जहां की पॉपुलेशन ही इतनी कम है। तो अब जो उनकी दूसरी मांग है शेड्यूल 6 की, वो मैं आपको बता देती हूँ कि एक्चुअली वो है क्या। तो शेड्यूल 6 और शेड्यूल 5 वो एक दूसरे से मिलता जुलता है। जो शेड्यूल 6 है वो नॉर्थ
ईस्ट स्टेट्स पर एप्लीकेबल, वहाँ के लोगों को इसके राइट्स मिले हुए हैं, जैसे कि असम, मिजोरम, सिक्किम, ये वो स्टेट्स हैं जहाँ पे स्केड्यूल 6 ऑलरेडी एप्लीकेबल है। वहीं दूसरी तरफ स्केड्यूल 5 है, जो कि हमारे ईस्टर्न स्टेट्स, जो ईस्टर्न स्टेट है वहां पे स्केड्यूल 5 का दर्जा कुछ राज्य हैं जिनको मिला हुआ है। अब हम बात कर लेते हैं कि दोनों के बीच में डिफरेंस क्या है। तो स्केड्यूल 5 में जो एक ट्राइबल कम्युनिटी है हमारी, उनके कल्चर, उनके ट्रेडिशन और उनकी चीजों को ध्यान में रखते हुए, एनवायरनमेंट को ध्यान में रखते हुए, सरकार जो भी डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स लेकर के आती है उसके लिए वो पहले उनको कॉन्फिडेंस में लेती है, उनको समझाती है कि इससे आपको कोई नुकसान नहीं होगा, कैसे कैसे इससे डेवलपमेंट होगा, आपको इससे क्या फायदा होगा। तो बेसिकली सरकार यहाँ पे कन्विंस करती है और उसके बाद फिर वहां पे वो डेवलपमेंट का प्रोजेक्ट जो है वो शुरू हो जाता है। वहीं हम बात करें स्केड्यूल 6 की, तो स्केड्यूल 6 में क्या होता है कि वहां पे डिस्ट्रिक्ट काउंसिल बनती है और उसके बाद फिर वहां पे एक लेफ्टिनेंट गवर्नर होते हैं। अब इसमें स्केड्यूल 6 में सीन क्या है कि जो वहां का डिस्ट्रिक्ट काउंसिल है उसके पास अथॉरिटी ज्यादा हो जाती है एज कंपैरेटिवली सेंट्रल। तो अगर सेंट्रल कोई भी वहां काम करना चाहता है, कोई भी प्रोजेक्ट वो वहां डेवलपमेंट या फिर कोई भी प्रोजेक्ट वो वहां पे लेकर आना चाहता है, तो उसके लिए ना सिर्फ पहले उनको वहां पे समझाना पड़ेगा लोगों को, बल्कि अगर वो मना कर देते हैं कि नहीं आप ये प्रोजेक्ट नहीं कर सकते, तो उनको उनकी बात मानते हुए वो प्रोजेक्ट वहां पे या वो काम जो है वो रोकना पड़ेगा, वो उस काम को आगे नहीं बढ़ा सकते हैं। तो बेसिकली जो पूरी पावर है वो उस स्टेट के पास आ जाती है। अब अगर जैसा कि सोनम वांगचुक की मांग है कि लद्दाख को स्केड्यूल 6 का दर्जा मिलना, स्केड्यूल 6 का राइट मिलना चाहिए, तो फिर लद्दाख से ऑलरेडी 2 बॉर्डर टच होता है, पहला पाकिस्तान का, दूसरा चाइना का। अगर हम लद्दाख को स्केड्यूल 6 का राइट दे देते हैं तो आप ये सोचिए कि हमारा देश कितने खतरे में आ जाएगा। क्या सोनम वांगचुक आखिरकार स्केड्यूल 6 का राइट मांग करके किस देश को फायदा पहुंचाना चाहते हैं? क्योंकि वहां के लोगों को तो जरूरत है ही नहीं स्केड्यूल 6 की, ना वहां के लोगों को शिकायत है, बल्कि वहां पे लगातार सरकार डेवलपमेंट करती ही जा रही है। जो आपका BRO है, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन, वो वहां पे लगातार सड़कें बिछा रहा है, टनल बन रहा है, वहां के लोगों को सुविधाएं मिल रही है, कनेक्टिविटी बढ़ती जा रही है। जो हमारे सैनिक है, हमारे जवान है, हमारे देश की सुरक्षा वो और भी ज्यादा बेहतर होती जा रही है, स्ट्रांग होती जा रही है। तो इससे आखिरकार सोनम वांगचुक को दिक्कत क्या है? स्केड्यूल 6 की अचानक से जरूरत कहां से सोनम वांगचुक को दिखाई दे रही है कि नहीं नहीं हमको तो स्केड्यूल 6 चाहिए? तो अभी आप सोचिए कि क्या लद्दाख को स्टेटहुड या स्केड्यूल 6 की असल में कोई जरूरत है? वहीं अब अगर हम बात करें तो सोनम वांगचुक प्रोटेस्ट कर रहे थे अपने डिमांड्स को लेकर के, हालांकि सरकार उनसे बात करने के लिए तैयार भी थी। 26 सितंबर 21-26 का कोई डेट था, उसके आसपास ये तय हुआ था कि ठीक है सरकार और सोनम वांगचुक के बीच में बात होगी और उनके डिमांड्स को सुनी जाएगी और देखते हैं कि इस पे क्या फैसले लिए जा सकते हैं। लेकिन उससे पहले ही जो हमारा पड़ोसी देश है नेपाल, वहां पे दंगा भड़क गया और उस दंगे का नाम दिया गया जेंजी प्रोटेस्ट। अब उसी जेंजी प्रोटेस्ट से इंस्पायर होके सोनम वांगचुक ये कोशिश कर रहे थे कि उसे हमारे देश में भी भड़काया जाए, उसी तरह का हिंसा, उसी तरह का वायलेंस, उसी तरह से भारत को जलाया जाए। जहां एक तरफ अभी नेपाल में प्रोटेस्ट चल ही रहा था, वहीं दूसरी तरफ सोनम वांगचुक लद्दाख में अचानक से प्रोटेस्ट अपना साइड रखते हुए वायलेंस की तरफ रुख करते हैं और फिर लद्दाख में सोनम वांगचुक और उनके कुछ समर्थक मिल करके, कुछ 200-400 समर्थक मिल करके अचानक से एक दिन हिंसा भड़काते हैं, आगजनी होती है, बीजेपी ऑफिस को जला दिया जाता है और इसी के साथ बस वहां के जितने ट्रांसपोर्ट्स हैं उसको जलाए जाते हैं और पत्थरबाजी की जाती है। इन्हीं सब में करीब करीब हमारे 80 सुरक्षा बल को चोट लगती है, वो घायल हो जाते हैं, 4 लोग मर जाते हैं इस पूरे हिंसा में। तो सोनम वांगचुक आखिरकार ये कैसे एक्टिविस्ट हैं और ये किस तरह के देशभक्त हैं जो कि हिंसा भड़काने की कोशिश कर रहे हैं और ये लोगों को सिखा रहे हैं कि आपको मास्क पहन के वायलेंस करना चाहिए जिससे कि लोग आपको पहचान ना पाए? क्या ऐसे लोग ये कह रहे हैं कि नहीं हमें हमारा राइट्स चाहिए? और क्या ये तरीका है अपना अधिकार मांगने का कि आप हमारे ही देश में, आप अपने ही देश में रह करके और अपने ही देश को नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं? यहाँ तक कि आपने हमारे जवानों को भी नहीं छोड़ा और आपने उन्हीं को घायल करने की कोशिश, उन्हीं को मारने की कोशिश की है।
अब इसके बाद सोनम वांगचुक की इन हरकतों को देखते हुए उन्हें एनएसए एक्ट के तहत गिरफ्तार कर लिया गया और गिरफ्तार करने के बाद उन्हें जोधपुर जेल में शिफ्ट कर दिया गया। अब इसके बाद जब वो जेल में शिफ्ट हो जाते हैं तो फिर उसके बाद वहां से कार्रवाई शुरू होती है और उस कार्रवाई के दौरान ये सामने आता है कि सोनम वांगचुक ने एफसीआरए वायलेशन भी किया हुआ है। अब मैं आपको बता देती हूँ कि एफसीआरए वायलेशन क्या है। बेसिकली एफसीआरए वायलेशन तब होता है जब हमारे दूसरे देश या दूसरे देश के किसी भी अकाउंट से अगर हमारे पास कुछ फंडिंग आती है, ठीक है, तो हमें उस फंडिंग को अपने पर्सनल अकाउंट में रखने की बजाय एक दूसरा अकाउंट है उसमें हमें वो पैसे रखने होते हैं और उसमें बकायदा बताना होता है कि ये पैसे किस वजह से और किस किस देश से आ रहे हैं और इसका आप किस तरीके से यूज करेंगे। तो सोनम वांगचुक के पास इसी तरीके से 3 बार ट्रांजैक्शन होता है जो अभी तक की कार्रवाई में पता चला है और ये साल 2021 से 2020 साल 2021 से 2022 के आसपास ये ट्रांजैक्शन होता है। मैं आपको बता दूं कि पहला ट्रांजैक्शन होता है लगभग 3.5 लाख के आसपास का। उस दौरान सोनम वांगचुक के अपने अकाउंट में, पर्सनल अकाउंट में पैसे आते हैं और सोनम वांगचुक ये कहते हैं कि उन्हें इस वायलेशन और इसके बारे में पता नहीं था कि मतलब ये पैसे उनके अकाउंट में नहीं आने चाहिए थे। वहीं दूसरी तरफ उनके पास दूसरी बार पैसे आते हैं लगभग 54,000 के आसपास, जिसे वो लोकल फंडिंग का नाम देते हैं। ये पैसे भी उनके अपने पर्सनल अकाउंट में आते हैं। फिर तीसरी बार फिर एक ट्रांजैक्शन होता है, स्वीडन से पैसे आते हैं 4.5 लाख रुपए के आसपास और उसे सोनम वांगचुक कहते हैं कि ये यूथ अवेयरनेस, क्लाइमेट चेंज और इन सब के लिए मुझे फंड दिया गया है स्वीडन से। तो क्या सोनम वांगचुक इतने बड़े एक्टिविस्ट हैं कि अलग अलग देश में बैठे लोग उनको डोनेट करना चाहते हैं या उनको फंड करना चाहते हैं? और अगर फंडिंग उन्हें दी भी जा रही है तो आखिरकार सोनम वांगचुक ऐसा कौन सा काम कर रहे हैं बतौर क्लाइमेट एक्टिविस्ट, बतौर मैकेनिकल इंजीनियरिंग, जिससे कि हमारे देश को कुछ फायदा पहुंच भी रहा है सिर्फ एक स्पीच देने की बजाय, और वो भी स्पीच में वो लोगों को भड़का रहे हैं। तो आखिरकार ये जो फंडिंग आ रही है वो यूज कहाँ हो रही है, ये सोचने वाली बात है। अब इसी के बाद जांच आगे बढ़ती है और उसी जांच में ये भी पता चलता है कि सोनम वांगचुक के साथ पाकिस्तान के साथ अच्छे संबंध है। अब सोनम वांगचुक पाकिस्तान गए थे, इस्लामाबाद गए थे और ये कहा गया कि वो वहां के क्लाइमेट कॉन्फ्रेंस अटेंड करने गए थे। तो सबसे पहला सवाल तो ये कि जो देश जिसकी अर्थव्यवस्था का कुछ अता पता नहीं है, खाने के लिए 2 वक्त की रोटी नहीं है, आतंकवादियों को वो देश पनाह दे रहा है, तो उस देश के पास ये वक्त कब से आ गया सोचने के लिए कि उन्हें अपने क्लाइमेट पर भी ध्यान देना है? उन्हें तो गधा पालने से फुर्सत नहीं है। और इसी के साथ सबसे इंपॉर्टेंट बात ये जो कि हमें बिल्कुल नहीं भूलना चाहिए कि जो प्रोटेस्ट हुआ लद्दाख में, उस प्रोटेस्ट में भारत जोड़ो यात्रा में जो कांग्रेस के कार्यकर्ता शामिल थे, वही कार्यकर्ता लद्दाख के प्रोटेस्ट में हिंसा भड़काते हुए पाए गए। यही नहीं, इसी के साथ वहां पे वायलेंस के दौरान कुछ नेपाली प्रोटेस्टर्स भी थे जिनको गिरफ्तार किया गया है। तो नेपाली प्रोटेस्टर्स का लद्दाख के प्रोटेस्ट में आखिरकार क्या काम है? उन्हें तो वहां रहना नहीं है जा करके, तो फिर वो क्यों लद्दाख में प्रोटेस्ट कर रहे हैं? या उनको बुलाया गया है प्रोटेस्ट करने के लिए जिससे कि भारत में भी लद्दाख नेपाल जैसे हालात बनाए जा सके? तो ये प्री प्लान्ड प्रोपेगेंडा है या फिर उनकी ये जो डिमांड है वो कितनी जायज है, नहीं जायज है? तो ये आपको देखना है कि सोनम वांगचुक के साथ कितना न्याय और कितना अन्याय हो रहा है और आखिरकार उनका प्रोपेगेंडा क्या है और वो क्या करना चाहते हैं। इसके लिए आप उनके प्रीवियस रील्स देखिए, उनके भाषण, जो भी वो स्पीच दे रहे हैं उसको ध्यान से सुनिए कि आपको मास्क लगाना चाहिए, किस तरीके से आपको लोगों के बीच में जाना चाहिए। सबसे बड़ा सवाल ये कि सोनम वांगचुक बतौर क्लाइमेट एक्टिविस्ट, बतौर मैकेनिकल इंजीनियर, बतौर टीचर और वो जो भी एनजीओ के साथ जुड़े हुए हैं, उन्होंने हमारे देश के लिए और अपने देश में रह करके उन्होंने ऐसा कौन सा काम किया है जिसके लिए उन्हें सराहा जाए। तो ये थी पूरी कहानी सोनम वांगचुक की। अब 14 अक्टूबर को कोर्ट में इसकी सुनवाई भी होनी है। सुप्रीम कोर्ट ने पूछा हुआ है सेंट्रल से कि आखिरकार सोनम वांगचुक को एनएसए के तहत जेल में क्यों डाला गया है। अब ये पूरी कार्रवाई आगे चलेगी, लेकिन तब तक के लिए अब आप डिसाइड करिए, आप सोचिए कि सोनम वांगचुक का प्रोपेगेंडा क्या है और वो एक्चुअली
उनकी जो भी डिमांड्स है उससे किसको फायदा पहुंचने वाला है और किसको नुकसान पहुंचने वाला है। लेकिन ये देखना बहुत जरूरी है कि जिस अधिकार की बात की जा रही है और जिसके लिए प्रोटेस्ट किया जा रहा है, उस प्रोटेस्ट से आखिरकार फायदा किसको होने वाला है, कौन से देश को उसका फायदा मिल रहा है, किन लोगों को उसका फायदा मिल रहा है, और आखिरकार इस पूरे प्रोटेस्ट, इस पूरे अधिकार, इस पूरे कहानी के पीछे की वजह क्या है। तो अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तब तक के लिए धन्यवाद। अगली बार मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ।